हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग क- फिजिक्स के फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो फिजिक्स के पहले चैप्टर से लिए गए हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सी यू ई टी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और प्लस आपका आईईआरटी पॉलिटेक्निक के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये 15 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1, आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य कार्यरत बल का परिमाण है। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर दूरी पर Q1 और Q2 रखा है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का, अगर हम लोग पहले चैप्टर बात करें, जो आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र, तो उसमें कूलाम का नियम, तो पहला ही टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम, और उसी से ये क्वेश्चन है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको और हम लोग समझेंगे, जैसे आइए मान चलिए कि यहाँ पर आवेश क्यू रखा है, इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं। यहाँ पर आपका आवेश, ये आपका Q1, और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई दूसरा आवेश Q2 रख दें, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम का नियम क्या है, तो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, मतलब इस आवेश की मात्रा और आवेश 2 की मात्रा, इन दोनों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि Q1 इंटू Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वैद्युत बल होता है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम लोग के भी लिख सकते हैं पूरे की जगह। इसका मान होता है, ध्यान रखिए, इसका जो मान होगा 9 गुणे 10 की घात, यहाँ पर 9, ये अगर बाहर जा रहा हो तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ उसका ऑप्शन, तो 9 गुणे 10 की घात 9, और यहाँ पर एप्सिलॉन 0, जिसको हम लोग म्यू नॉट भी कहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, म्यू नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, जो कि आपका वायु और निर्वात में विद्युतशीलता है, वायु अथवा निर्वात में विद्युतशीलता है। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक और विमा आप लोगों को जरूर याद कर लेनी है, मात्रक और विमा, ये पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कह रहा है कितना परिणाम होगा बल का, तो आप कूलाम के नियम को रख सकते हैं। इसकी जगह पर मैंने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, के रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन देखें पहला, तो इसमें F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर है, तो ये तो आप आर स्क्वायर होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर आपका F बराबर के Q1 Q2 इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर, तो इंटू आर नहीं होता है, ये भी आपका गलत है, ये तो पूरा ही गलत है क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपको कूलाम का नियम याद हो जाना चाहिए, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आप सबने कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, कक्षा 12 में कूलाम का नियम पढ़ा होगा, तो आपको याद होना चाहिए। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, जो बन सकता है एप्सिलॉन 0 से विमा और मात्रक पूछ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, माना किसी धात्विक गोले पर माना किसी धात्विक गोले पर आवेश Q, यदि इस गोले को दूसरे
समरूप अनावेशित गोले के साथ संपर्क में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अनावेशित संपर्क में रखा जाता है तो आवेश दोनों गोलों पर पूर्णतः वितरित हो जाता है। सममिति से प्रत्येक गोले पर आवेश होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि आपको पहला क्या निकालना कि आवेश क्या होगा। फिर अगर दूसरे की इसमें दूसरे पार्ट की बात करें क्वेश्चन की, तो जब दो आवेशित गोलों के मध्य दूरी इस प्रकार बदली जाती है कि यदि यह प्रारंभिक दूरी की आधी रह जाती है। तो इसमें दो पार्ट है और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। ये दूसरा वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भी है लेकिन अब देखिए मैं यहाँ पर तो गोले लेता हूँ, गोला नंबर 1 और ये गोला नंबर 2। ठीक है, इसको मैंने ये पहला गोला है तो इसको क्यू आवेश दे दिया। अब इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं संपर्क में रख देता हूँ। संपर्क मतलब स्पर्श करते हुए, ये देखिए। ठीक है, दोनों सम्मिति कारण। तो अब यहाँ पर देखिए आवेश तो क्यू है, तो अब इन दोनों में समान रूप से वितरित हो जाएगा। मतलब जितना गोले नंबर 1 पर होगा और उतना ही गोला नंबर 2 पर होगा। अब आवेश हमारा क्या है, क्यू है, तो अगर हम इसको बांटे तो आधा आधा बढ़ जाएगा भाई, बढ़ जाएगा कि नहीं। और अगर जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक गोले पर कितना Q/2 और Q/2 आपका आवेश होगा। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट का आपका आंसर आ गया कि प्रत्येक गोले पर, गोला 1 पर भी आपका क्या होगा Q/2 और Q/2 आपका आंसर होगा, दोनों गोलों पर जो आवेश की मात्रा होगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर दूसरे की। जब इसकी दूरी प्रभावित होती है, दूरी को क्या कर देता है, आधी कर देता है। तो मान के चलिए कि जब दूरी r है तो देखिए बल क्या है, कूलाम का नियम अभी ऊपर लगाए तो वही लगाएंगे। बल F बराबर यहाँ पर, या आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे, बल F बराबर आपका क्या हो जाएगा K/r²। देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 होता है जो कि सेम रहेगा, इसलिए मैंने हटा दिया। K भी आपका कट जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ आप Q1 Q2 आप रख सकते हैं। तो ये आपका समीकरण 1 मानिए, और इसके बाद R डैश बराबर यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन R/2, क्योंकि दूरी उसने क्या कर दी R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर R² अपॉन 4 हो जाएगा, 4 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा K4Q1Q2 अपॉन R²। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1/2 कर देंगे। इसको आप समीकरण 2 मानेंगे और समीकरण 1/2 कर देंगे। ठीक है, जब समीकरण 1/2 करेंगे तो समीकरण पहला क्या, देखिए ये आपका सेम है पद। ठीक है, और ये भी इनका सेम है, तो ये कट जाएंगे, आर भी आपका कट जाएगा। तो मैं आपको रख के बता देता हूँ। तो यहाँ Q1 Q2 अपॉन R², फिर अपॉन आपका K4K Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए ये वाला जो R² है वो यहाँ जाएगा और ये वाला R² नीचे आएगा, तो ये सब कट जाएगा आपका, ये दोनों पद आपके कट जाएंगे, R² से R² कट जाएगा। तो जो बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा F/F बराबर 1/4। तो इस हिसाब से क्या हो गया आपका 4 गुना हो जाएगा। तो F' बराबर क्या हो जाएगा 4F। इसका मतलब ये है कि देखिए अब सिंपल सी बात ये है, आप यहाँ पर देखिए इतना देर आप लगाने की कोशिश मत करिए, आप सीधा करिए। इसको याद रखिए कि अगर लंबाई को दूरी को बीच की दूरी को आधा कर रहा है तो बल आपका क्या हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा। मतलब जो पहले था आपका फोर्स उसका क्या हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, मतलब 4 गुना आपका हो जाएगा। ये आप हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो आधा दिया है तो ये तो आपका गलत है, ये 4 गुना दिया है, ये आधा दिया ये गलत है, ये 4 गुना दिया लेकिन यहाँ पर 2 क्यों दिया है तो ये आपका गलत है। उस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा माना जाता है और एग्जाम में आपके आ सकता है। तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर आपका 3 है। दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य की दूरी R है। तो देखिए R है जिससे इनके मध्य बल Q1 Q2 अपॉन R² के समानुपाती है तथा समानुपाती नियतांक होगा।
तो सिंपल सी बात है, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आपका होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें भी आपका क्या कूलाम का नियम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा समानुपाती नियतांक या के। तो हम लोग इसको के भी लिखते हैं। अब देख लीजिए E0 बराबर, ये तो गलत है, फिर ये आपका गलत है 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर आपका ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका गलत ही होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो कूलाम का नियम सही था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आवेशों के विन्यास में, ठीक है, आवेशों के विन्यास में Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर बल होगा। तो देखिए ये आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार है। आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत, आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है कि जैसे मान चलिए कोई निकाय है, ये इस निकाय पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आवेश Q1 रखा है, यहाँ पर आवेश Q2 रखा है, यहाँ पर आवेश Q3 रखा है, यहाँ पर आपका आवेश Q4 रखा है। तो Q1 के द्वारा आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगा बल, आवेश 3 के द्वारा, आवेश 4 के द्वारा। अब इन दोनों के बीच की दूरी ये मान चलिए, यहाँ पर देखिए R2 और R1 के है थ्रू, तो ये दूरी आपकी क्या लिखी जाएगी, ये दूरी लिखी जाएगी आपका, जैसे R1 पर हम लोग निकालना है, क्या करना है, R1 पर निकालना है बल R2 के द्वारा लगाया गया, तो हम जिसके द्वारा लगाया जाता है उसका अंक हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसका अंक हम लोग क्या करते हैं बाद में लिखते हैं, और जिस पर लगाया जाता है उसका पहले। तो यहाँ पर Q1 पर लगाया जाता है तो 1 और 2, ये बीच की दूरी हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर अगर इसके बीच की दूरी हम लोग देखेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी R13, और ये जो बीच की दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी R14। तो अब इस पर लगाया गया जो फोर्स होगा आवेश Q पर, वो क्या हो जाएगा F, तो क्या हो जाएगा वो आपका F12 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि आवेश 1 के द्वारा, तो F आपका क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 पर लग रहा है इसलिए हम उसका अंक पहले लिखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। तो कितना हो जाएगा फोर्स, फोर्स आपका हो जाएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q1 Q2 पर लग रहा है, और दूरी वो आपकी क्या हो जाएगी R1, वो सॉरी R21, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका एन कैप हो जाएगा, ये जो कि डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन पर आपका फोर्स है। ये अध्यारोपण पर सिद्धांत है। अब क्या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो Q1 पर इन सभी निकायों के द्वारा, ठीक है, Q2 Q3 Q4, Q1 पर जो फोर्स लगा रहे हैं इन सभी निकायों का सदिश योग के बराबर होता है। मतलब Q1 पर जो Q1 से जो फोर्स लगेगा उसको जो Q3 से Q4 से सभी को सदिश आप क्या कर देंगे योग के बराबर हो जाएगा Q1 पर लगने वाला फोर्स। ये आपका है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो इसमें तो देखिए माइनस का है तो माइनस का तो नहीं होगा। अब यहाँ पर ये आपका क्यूब है तो नहीं होगा, ये भी आपका माइनस पाई, ये नहीं होगा। अगर देखें तो ऑप्शन नंबर हाँ F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R², और ये एन कैप जो कि आपका डायरेक्शन बता, उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से ये क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है Fg तथा Fe क्रमशः इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल एवं स्थिर वैद्युत बल को प्रदर्शित करते हैं। जब दूरी 10 सेमी हो तब Fg Fe का अनुपात की कोटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर Fg जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो Fg बराबर क्या होता है कैपिटल G इंटू M1। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम मान रहे हैं Me,
प्रोटॉन का द्रव्यमान हम मान रहे हैं, रुक जाइए, हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान रहे हैं एम ई और प्रोटॉन का मान रहे हैं एम पी। इसका आवेश ई होता है, इसका आवेश भी ई होता बराबर है लेकिन विपरीत होते हैं, ठीक है, एक अपोजिट और एक निगेटिव होता है। तो एफ जी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी बराबर जी कैपिटल जी M1 या आप यहाँ पर लिखेंगे एम ई और एम पी, ठीक है, अपॉन बीच की दूरी आपकी क्या है आर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर आर स्क्वायर अभी लिख रहे हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसी तरीके से आप क्या करिए वैद्युत स्थिर वैद्युत बल आपका, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एफ ई बराबर, अब आपका क्या होगा के ई मतलब Q1 और Q2 होता है तो उस हिसाब से हम यहाँ क्या रखेंगे ई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों का रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या रखा Q1 बराबर Q2 बराबर क्या रखा है ई ही रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बीच की दूरी आपका आर स्क्वायर, ये मान लीजिए समीकरण दूसरा। तो अब आप समीकरण 1 वो 2 अपॉन क्या कर दीजिए, पहले 1 कर दीजिए फिर आप बदल दीजिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जी यहाँ पर समीकरण 1/2 ही कर दें, समीकरण 1/2 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, रुकिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 1/2 कर दीजिए, ठीक है, समीकरण 1/2 तो क्या हो जाएगा आपका, अब हम लोग क्या करें समीकरण 2/1 कर दें तो क्या हो जाएगा जी ई वो एफ ई अपॉन एफ जी बराबर आपका, देखिए आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आर से आर आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तब आपका क्या बचेगा, तब आपका खाली बचेगा, जब आर से आर आपका यहाँ पर कैंसिल, ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा, आपका ऊपर बचेगा के ई स्क्वायर और नीचे बचेगा आपका जी कैपिटल जी एम ई और एम पी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मान रख देंगे, तो देखिए के का मान क्या होता है, के का मान वही 9 × 10⁻⁹ 9, ठीक है, और ई का मान आपका क्या आपको क्या रखना पड़ेगा, जो कि आपका 1.6 इंटू 1.6 × 10⁻⁻⁻19 और ये होल स्क्वायर होगा क्योंकि ई स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जी की वैल्यू क्या होती है कैपिटल जी जो कि आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसके विषय में भी आपको याद कर लेना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मान होता है 6.67 या आप केवल आप यहाँ पर 7 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻11 -11 और फिर आपका यहाँ पर एम ई और एम पी, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है जो कि आपका 9.1, ठीक है, और ये आपका 10 की घात कितना हो जाएगा -9.1 10 की घात -31 आपको केजी में रखना है, और यहाँ पर आपका प्रोटॉन का हो जाएगा 1.7 × 10 की घात -27। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर हमारा पूरा कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूँ आप लोग कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा, इसका आएगा हमारा 2.4 × 10 की घात 39, ठीक है, इतना आएगा इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारा क्या आ गया, ये आया एफ ई अपॉन एफ जी, अब इसको हम पलट दें क्योंकि हमको क्या मान चाहिए, हमको मान चाहिए एफ जी अपॉन एफ ई, हम समीकरण 1/2 भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, तो जब हम पलट देंगे तो यही हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, सॉरी बटे में चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2.2 × 10 की घात -39, तो कोटि पूछा है आपका, खाली ये पावर पूछा है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा,
ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 10 की घात माइनस 39 हो जाएगी। ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जब ना बने तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो कैलकुलेशन भी आपको सिखाना पड़ेगा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेशन इसका आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 15 गुणे 10 की घात माइनस 4 कूलाम के किसी आवेश पर 2.25 न्यूटन का एक बल लगता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले आप देख लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सेंस यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पर क्या है, कोई आवेश यहाँ पर Q है, तो ये चारों ओर आवेश फैला है, तो ये आवेश कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है, उसको हम लोग, उसका सेंस है तीव्रता से, मतलब कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है। तो अगर हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता करें तो E बराबर जो फॉर्मूला होता है, E बराबर F/Q, यहाँ पर Q0 भी लिखते हैं परीक्षण आवेश। तो देखिए किसी भी वैद्युत क्षेत्र पर स्थित, जैसे कोई ये वैद्युत क्षेत्र है, पूरा वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, तो इस वैद्युत क्षेत्र पे कोई बिंदु है, जैसे यहाँ P है, यहाँ पर आपका ए है, ये बी है, तो किसी बिंदु पर स्थित आवेश Q, जैसे मान चलो कि इस बिंदु पर आवेश Q स्थित है, तो जितना यहाँ पर मान चलिए ये आवेश का मान क्या है, इकाई है, ठीक है, ये क्या है, एक कूलाम का आवेश है, और भाषा है मैं बता रहा हूँ, एक कूलाम का आवेश है, इस क्यू की वैल्यू कितनी है, एक कूलाम है। तो इस बिंदु पर जो आवेश स्थित है, इकाई धन आवेश, उस पर जितना बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, ये आपका इस बिंदु पर, मतलब कई बिंदु है, एक ये एक ये, तो किसी भी बिंदु पर, तो किसी बिंदु पर स्थित इकाई धन आवेश पर, इकाई धन आवेश पर जितना वैद्युत बल लगेगा वही आपकी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ई बराबर F/Q। अब आप क्या करिए, Q का मान 1 कूलाम रख दीजिए, तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, कहाँ पर, इकाई धनावेश पर। इस ये क्या लिया हमने, 1 कूलाम लिया ना, तो इकाई धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका एक बार फिर से लिख सकता हूँ, लिखता हूँ मैं। E बराबर क्या होता है आपका, F/Q, मात्रक आप निकाल ही सकते हो, यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका मात्रक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वैल्यू किसकी दी है, देखिए यहाँ पर कूलाम आवेश दिया है, Q बराबर दिया है कि नहीं, 15 गुणे 10 की घात आपका कितना दिया है, -14, और यहाँ पर F का मान दिया है, कितना दिया है, 2.25 ये न्यूटन। तो आप इसी में रख दीजिए, जब आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर E बराबर निकालना है, तो ये क्या होगा, 2.25 बटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15, और गुणे 10 की घात -4 है, तो ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये प्लस की 4 हो जाएगी। तो मैं यहाँ से नीचे से साफ करके इसको ऊपर पहुँचाता हूँ जल्दी से, प्लस का ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। जब आप 2 जीरो बढ़ा देंगे तो देखिए, अब आपको मैंने कहा कैलकुलेशन करना भी बताना पड़ेगा, तो अब आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 की घात 4, और देखो ये 2 जीरो है तो इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, तो ये भी ऊपर आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 10 की घात -2, और नीचे बचेगा 15। तो अब आप क्या करिए, इसको भाग दे लीजिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 घात घट जाएगी, तो अगर 2 जीरो आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, तो 1500 ये हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1500 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो इसको ऊपर लाएंगे तो कूलाम का माइनस पावर लिख सकते हैं, इसमें देख लीजिए 1500 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी सही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी बीमा भी निकाल लीजिएगा, बीमा बीमा निकालना आपको एक दिन फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है, एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्लस प्लस 10 की घात -8 कूलाम तथा
-10⁸ कूलाम के दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं जो 0.1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, तब ए तथा सी पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपके आवेश है, चित्र पूरा नहीं टाइप हो पाया है, तो इसको मैं आपको क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ पहले। तो जो आपका यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। पर तो ये आपका यहाँ पर क्या है, सी बिंदु है और यहाँ पर आपका सेंटर पर जो क्वेश्चन पर ए पॉइंट है ये, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का आपका आवेश रखा है Q1 और यहाँ पर आपका माइनस का आवेश रखा है Q2, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या रखा है, माइनस का आवेश रखा है Q2। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बीच की दूरी इनकी क्या है, ये आपका 0.1 मीटर है, ये भी आपका 0.1 मीटर है। अब निकालना है, सॉरी, इस पर पहले हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इस पर निकालेंगे। अच्छा, इस दूरी को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 0.05, ये भी आपका 0.05। तो पहले इन बिंदु पर निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण फिर माइनस क्यू के कारण फिर नेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए पहले हम लोग बिंदु ए की बात करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ये। बिंदु ए के लिए तो धनात्मक आवेश या कह सकते हो Q1 के कारण, ठीक है। अच्छी और निरक्षी वाले डेरिवेशन के जैसे है ये आपका क्वेश्चन। तो Q1 के कारण तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ E बराबर, ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जैसे ये आवेश Q है और आवेश Q से R दूरी पर जैसे कोई बिंदु P स्थित है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर हो जाएगी 1/4πε0 और Q/R², इतनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ये आपकी इस आर, ठीक है, आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब हम लोग बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 के कारण, तो Q1 के कारण क्या हो जाएगी, हम मान रखेंगे पूरा 1/4πε का मान रख देंगे, कितना होगा 9×10⁹ डायरेक्ट मान रख रहे हैं हम, ठीक है। किस पर, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा, 1/4πε0 और Q/R², ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका आवेश कितना है, आवेश Q1 का मान आपका ये है। अच्छा, इसमें ई का मान हम माइनस प्लस में नहीं रखते हैं, बस डायरेक्शन आपका चेंज कर दें। तो ये 10⁻⁸ हो जाएगा बटे, अब यहाँ पर R² मान के चलिए 0.0, क्योंकि यहाँ पर आधी आधी दूरी हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं अगर सॉल्व करूँ इसको तो ये आप इसको E1 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 9×10⁹ और 10⁻⁸ बटा 0.05 गुणे 0.05। तो ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 10⁻4 हो जाएगा और ये 25 बचेगा। अब इसके बाद देखिए अगर हम भाग देंगे 25 का भाग कितने में, 9 में, तो अगर देखें तो यहाँ पर 90 कर सकते हैं, तो 25 तिहाई 75, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, चाहे 4 से ले लें चाहे हम लोग 9 से ही ले लें, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 90 कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग देंगे 25 से तो 3 आएगा और दशमलव, फिर इसके बाद 6, क्योंकि 125 वो हो जाएगा 150, तो 3.6 गुणे आपका 10 की घात कितना 4 बचेगा, ये आपका हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, आपका इसका मात्रक हो जाएगा। इतना E1 का मान आया, क्योंकि आपका क्या है Q1 के कारण है बिंदु ए पर तीव्रता। अब अगर हम लोग आगे बात करें यहाँ पर तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, E2 का मान भी सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी भी सेम है और आवेश की मात्रा भी सेम है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ठीक है।
अब दोनों का जो डायरेक्शन बात करेंगे, देखिए यहाँ पर मध्य में हमारा क्या है, मध्य में स्थित है। तो अब आप दाहिनी ओर दोनों जो है की बात करें तो देखिए प्लस के कारण भी आपका राइट साइड में होगा डायरेक्शन इसका, और इसका भी आपका डायरेक्शन राइट साइड में ही होगा। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम होने के कारण तो नेट अगर हम लोग निकालें ई ए बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को जोड़ करना पड़ेगा E1 प्लस E2। ठीक है, तो टोटल अगर हम निकालें तो दोनों का मान हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 36 दूना कितना हो जाएगा आपका 72, तो 7 आपका कितना हो जाएगा 7.2, और गुणे 10 की घात आपका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये निकल आया हमारा पॉइंट ए पर। अब हम इसी तरीके से क्या करते हैं, सी पर निकालते हैं। अब देखो सी पर निकालने के लिए हमको पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का पूरा डेरिवेशन फॉलो करना पड़ेगा। जो वहां पर आप लोग एक वहां पर आपको यहाँ पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई बराबर आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है, थीटा का मान यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 60 रखेंगे। कितना रखेंगे 60। तो पहले हम लोग E1 और E2 का मान निकाल लेते हैं। अगर हम लोग निकालें तो देखिए दोनों की दूरियां यहाँ पर समान है, तो इसी तरीके से प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आप क्या करें, तो दोनों का मान आपका सेम आएगा, E1 बराबर E2। तो वहां पर कितना होगा, केवल दूरी बदल जाएगी, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और इंटू 10 की पावर -8, और यहाँ पर 0.1 है उसको आपको बदल जाएगा क्योंकि दूरी बदल गई, 0.1 0.1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, केवल और केवल यही भर बचेगा क्योंकि यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पर 9 गुणे 10 की घात आपका बच जाएगा कितना, 3 बचेगा, क्योंकि यह घट जाएगा, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे तो 3 आ जाएगा। इतना आपका आ गया किस पर, E1 और E2 के मान। अब हम रखेंगे इस पर EC का मान निकालने के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूले पर रखेंगे EC का मान निकालने के लिए, क्या E1 और E2 के मान। अब अगर हम लोग नीचे देखें, थोड़ा जगह बना लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा साफ करके, साफ हो गया ये। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मान रखेंगे EC बराबर, अगर आप देखें तो निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा E1। ठीक है, टोटल देखिए आपका यहाँ पर निरक्षी स्थिति में क्योंकि ये क्या है, आपके यहाँ पर एंगल्स बनता है एक आपका यहाँ पर, तो इसमें जो परिणामी तीव्रता की वो हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ठीक, ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से, एक यहाँ पर बनेगा डायरेक्शन, एक यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो डायरेक्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका परिणामी तीव्रता में जो फॉर्मूला बनेगा सी पॉइंट पर, वो बनेगा आपका E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो आपको डायरेक्ट यही याद रखना है, ये निरक्षी स्थिति के पोजीशन पर आता है आपका। ठीक है, तो आपका EC बराबर यहाँ पर मान रख देंगे, E1 का तो दोनों का कॉमन है, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी दोनों का कॉमन रहेगा, 60 अंश रखेंगे, यहाँ 2 गुणे वो सॉरी, ये आपका हो जाएगा मान इसका 9 गुणे 9 गुणे 10 की घात 3, और यहाँ पर कॉस जो क्या है, कॉस आपका यहाँ पर दोनों का मतलब सेम है, तो 2 है, अगर जो E1 तो 2 है ना, तो 2 कॉस यहाँ पर π/6, या आप कह सकते हो 16। तो कॉस 16 का हम लोग मान रखेंगे तो क्या हो 1/2, तो यहाँ पर 9 गुणे 10 की घात 3 और 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कॉस EC का मान कितना आ जाएगा, EC का मान आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 गुणे 10 की घात 3, ये आ जाएगा EC का मान। अब EC का मान आ गया, ठीक है, और ए का मान आ गया, EA का मान, दोनों का अनुपात निकाल लेना है। अनुपात किसका, EA अपॉन EC। तो क्या हो जाएगा अनुपात, अनुपात भी आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा।
तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जगह बना लेते हैं। चलिए, नोट कर लीजिएगा सवाल, थोड़ा जगह कम है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ई ए और ई सी क्या आपका ई सी का अनुपात निकाले तो ई ए का मान क्या है, 7.2 गुणे 10 की घात 3, वो सॉरी 4 है। और ये क्या है आपका की घात आपका 3 है, तो ये तो घात तो बराबर है लगभग, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा तो ये 4 हो जाएगी, तो ये बढ़ा लीजिए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो घात तो आपका कट ही गया। और ये क्या हो जाएगा, 9 कम 9, और आपका कितना हो जाएगा, 9×8 = 72, तो 8:1। तो आप उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी सही है, क्योंकि आपका क्या आ जाएगा, 8:1 आपका आ जाएगा आंसर। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एम ई द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, एम ई, समान वैद्युत क्षेत्र में विराम से एक निश्चित दूरी तक चलने में t1 समय लेता है। इस वैद्युत क्षेत्र में एम पी द्रव्यमान का एक प्रोटॉन उतनी ही दूरी चलने में T2 समय लेता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को नग्न मानते हुए T2/T1 का अनुपात निकालना है। तो देखिए समय का अनुपात इसमें निकालना है। ये क्वेश्चन भी देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर अब जरूरी नहीं है कि T1 और T2 का अनुपात ही पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका यहाँ पर जो वेलोसिटी है कुछ करके, तो आपका वेग का या त्वरण का भी अनुपात पूछ सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप त्वरण निकाल लेते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन का त्वरण और प्रोटॉन का त्वरण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग बात करें, देखिए मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, शॉर्टकट में भी बताऊंगा आपकी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग त्वरण देखें तो देखिए एफ बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर एफ बराबर एम इंटू ए होता है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन आपका क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई बराबर एफ अपॉन यहाँ पर होता है क्यू, और क्यू यहाँ पर है क्या, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम लोग क्यू बराबर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो ई रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू वो ई इंटू स्मॉल ई आ जाएगा, तो एफ की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, त्वरण आ गया कितना, एफ बराबर यहाँ पर ई स्मॉल ई अपॉन एम ई, ये आपका इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। ठीक है, ये देखिए हम लोग कहाँ से निकाले, यहाँ पर निकाले। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन का निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा वहां पर, ई स्मॉल ई और एम पी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का त्वरण हो जाएगा, मतलब कि ए पी बराबर और ये ई ए ई बराबर, दोनों का हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेरेशन आ गया, त्वरण आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग अगर बात करें इसमें टी का अनुपात निकालना है, और दोनों क्या करते हैं, विराम अवस्था से चलना शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन सेम दूरी तय करते हैं, लेकिन समय क्या करते हैं, अलग अलग लेते हैं। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात करें, ध्यान रखिएगा, तो मान के चलिए वो एस दूरी तय करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एस बराबर यहाँ पर एस बराबर देखिए, अब वो क्या विराम अवस्था से चलना शुरू करते हैं, तो जो आपका फॉर्मूला लगेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा गति का दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें तो एस बराबर, देखिए ये वाला पद तो जीरो हो जाएगा क्योंकि विराम अवस्था से चलना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो बचेगा कितना आपका हाफ, और एक की वैल्यू आपको रखना कितना, ई ई और स्मॉल ई। ठीक है, कैपिटल ई और स्मॉल ई अपॉन एम, जो कि है आपकी ए की वैल्यू, एक्सक्लेरेशन की वैल्यू, और यहाँ पर T1 समय लेता है तो T1 स्क्वायर रख देना आपको। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। और इसके बाद अगर प्रोटॉन की बात करें यहाँ पर, तो प्रोटॉन भी सेम दूरी चलता है, सेम डिस्टेंस क्लियर करता है, तो एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, केवल चेंज क्या होगा, एम
यहाँ पर एम ई है और वहां पर T2 और एम पी आपका चेंज हो जाएगा। तो ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई अपॉन आपका क्या हो जाएगा एम पी और T2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग दोनों समीकरणों से सॉल्व करेंगे। तो अब आपका T1 और T2 का अनुपात आपका निकल आएगा। तो देखिए T1 और T2 का अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ कब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर E अपॉन एम ई और T1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हाफ एम ई अपॉन एम पी T2 स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों पद तो आपके कट गए, हाफ भी कट गया। ठीक है, अब आपका क्या बचा, यहाँ पर T2 बचा। अब आपको अनुपात क्या निकालना है, T2 अपॉन T1। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन एम ई, और ये आपका T2 आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका क्या होगा एम पी ऊपर चला जाएगा। ये एम पी इज इक्वल टू T2 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा T1, जो कि आपका होल स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर लगा। इस स्क्वायर को यहाँ रूट में लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग रूट में लिखेंगे और उस रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर हमारा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको हो जाएगा एम पी अपॉन एम ई, इसको हम लोग हाफ में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम पी अपॉन एम ई का 1/2 हाफ। ठीक है, पावर हाफ। तो अब इस हिसाब से आप यहाँ पर निकाल लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपका निकाल आएगा। क्वेश्चन आपका अच्छा था, तो ये तो आपका कभी नहीं सही होगा। इन दोनों में देख लीजिए, अच्छा ये एम ई अपॉन एम पी है, तो ये तो नहीं होगा। एम पी अपॉन एम ई ये आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बाकी आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, एक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैंने आपको निकाल के बताया। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो चित्र में दिखाए गए द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। अच्छा, इसमें भी आपका टाइप आपका जो है कंप्लीट क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, इसमें एक चित्र है, चित्र आप देख लीजिएगा। अगर आप चित्र देख लेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। चित्र ये है कि यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू का, और इससे कुछ दूरी पर लगभग 2a दूरी पर आपका एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इन पर वैद्युत द्विध्रुव P है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a मानी गई है। अब कह रहा बल आघूर्ण का मान होगा। तो देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P बराबर। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a, मतलब होता तो क्या है Q इंटू 2l, तो 2l की जगह आपका 2a रखा है, यही आप लोगों को देख लेना। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P कैप, P के डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए माइनस प्लस इसमें लिया नहीं जाता क्योंकि दोनों आवेशों की मात्राएं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव ये तो आघूर्ण है, सॉरी ये तो आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी रचना होती है जिसमें समान मान के परंतु विपरीत प्रकृति के, उनके आवेशों के मान क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी, एक निश्चित दूरी पर रखे होते हैं। तो इस प्रकार की रचना आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है, जो कि आपके इस प्रकार बनी हुई है। यहाँ पर फॉर्मूला देख लेंगे कौन सा सही होगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही आपका, मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है, किसी द्विध्रुव का r दूरी पर विद्युत क्षेत्र समान अनुपाती होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका वैद्युत द्विध्रुव, जैसे आपका वैद्युत द्विध्रुव के
अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 और 2p/r³ ये होता है। तो अब यहाँ पर सबको कांस्टेंट माना गया, तो अब किसके समानुपाती होता है, किसके समानुपाती, देखिए समानुपात, यहाँ पर समानुपाती का मतलब ये देखो होता तो अगर हम लोग खाली दूरी की बात करते कि केवल दूरी की बात करते तो व्युत्क्रमानुपाती होता है घन के, लेकिन समानुपाती कह रहा है और ऑप्शन आपके दे रहा है 1/r, 1/r², 1/r³, 1/r4, तो ये समानुपाती होता है 1/r³ के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है किसी भी वैद्युत द्विध्रुवी के अच्छी स्थिति पर। ठीक है, अच्छी स्थिति पर ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति में, तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा आपका, V बराबर 1/4πε0 और यहाँ पर P/r² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका वैद्युत विभव हो जाएगा, अच्छी स्थिति में है ये। ठीक है, तो ये वैद्युत विभव है, विभव, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अच्छी स्थिति में, किसके समानुपाती है, आपका r³ के। अगर यहाँ पर कह देता है कि वैद्युत क्षेत्र की जगह कह देता वैद्युत विभव किसके समानुपाती है, देखिए वो भी ऑप्शन दिए है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देते चलना है। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 12। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक आवेश Q खुले मुंह के बेलनाकार पात्र के केंद्र पर रखा है। इस पात्र की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए आपको गॉस की प्रमेय सबको पता होगी कि किसी बंद आकृति के अंदर रखे आवेश का, ठीक है, किसी बंद आकृति, जैसे कोई आकृति है ये, यहाँ पर आवेश क्यों रखा बंद है, तो इससे बाहर निकलने वाला वैद्युत जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स 1/ε0, मतलब बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर ये गुना है, ये पे ध्यान रखिएगा, तो इतना होता है। तो देखिए कब होता है, जब आकृति बंद हो। अब यहाँ पर बेलनाकार है और कह रहा है उसकी सतह से गुजरने वाला, इस पात्र की सतह से गुजरने वाला, और एक मुंह उसका खाली है। तो अगर हम देखें तो टोटल पूरी आकृति से कितना निकलता है, पूरी आकृति से निकलने का क्या, Q/ε0, लेकिन अब अगर सतह पर अगर देखेगा खाली, तो वहां पर कितना फ्लक्स निकलेगा, आधा निकलेगा। तो Q/ आपका क्या हो जाएगा, ε0 इंटू 2। तो ये आपको याद रखना, कितना फ्लक्स निकलेगा, आधा निकलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक मुंह उसका क्या है, खुला है, पूरी आकृति बंद नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/ε0। यहाँ पर देखिए ये E0 लिखा है ना, तो ε0 ही है सब जगह, ये ध्यान रखना, टाइप करने में मिस्टेक हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका C ये सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि बेलनाकार आकृति का मुंह क्या है, एक जगह खुला हुआ है, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आधा विद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। एल है, एल भुजा वाले एक घन को एक समान क्षेत्र ई में रखा जाता है, जहां ई बराबर, ये आपका ई बराबर, ये ई इंटू आई कैप है। ठीक है, आई कैप इंटू एल है, इंटू एल ये है। घन पारित कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो ये आपका कुल वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो अब अगर हम लोग बात करें तो कुल वैद्युत फ्लक्स अगर देखें तो देखिए घन है, ठीक है, तो घन इस तरीके से होता है आपका, ठीक, ये इससे कुल वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, सभी पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए इस पृष्ठ से इस पृष्ठ इस पृष्ठ सबका अगर देखिए क्या हो जाएगा, इनका डायरेक्शन निकलेगा शून्य। ठीक है, किसी भी अगर इस तरीके का आता है अगर, क्योंकि एल लंबाई वाले एक घन को एक समान क्षेत्र ई पर रखा जाता है, और इसका जहां ई बराबर आपका इतना दिया हुआ है घन से परित कुल वैद्युत फ्लक्स, तो क्या निकलेगा आप लोगों का, ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये आपके अंदर ई परिणाम के आवेश वाले आठ द्विध्रुव रखे गए हैं। घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर भी बात करें तो एक द्विध्रुव पर कुल आवेश,
देखिए एक द्विध्रुव पर अगर आवेश हम लोग बात करें तो क्या होता है, विपरीत होता है, परिणाम में बराबर होता है, तो बराबर जीरो ही हो गया, वो हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार 8 है तो आवेश उनका क्या है, जीरो है, तो 8 का आवेश क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। 8 का आवेश 8 का क्या हो जाएगा, आपका टोटल आवेश कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब मान के चलिए कि कुल कितना है, अगर यहाँ पर क्या कह रहा है, ई परिणाम है, उसका परिणाम क्या है, ई है, और घन पर रखा है, तो सतह से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्यू बराबर आपको क्या रखना है, जीरो। तो किसी भी बंद आकृति के अंदर रखे कुल आवेश कितना होगा आपका, आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, क्यू का मान जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपका पहला वाला, इससे पहला वाला क्वेश्चन था। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से ये शून्य हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, दो अनंत समतल और समांतर तलों के बीच की दूरी d है, ठीक है, उन पर बराबर एवं विपरीत आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तलों के बीच में किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये कह रहा है कि दो अनंत समतल और समांतर तलों के बीच की दूरी d है, ठीक है, जैसे कि ये आपका दो प्लेट हैं जो अनंत तल के, इनके बीच की दूरी कितनी है, d है। अब कह रहा है बराबर और विपरीत, मतलब इस पर भी q आवेश है और इस पर भी q आवेश है, इस पर भी q आवेश है, लेकिन इन दोनों पर क्या है, विपरीत है। मतलब अगर देखें तो यहाँ पर आप जैसे प्लस का है और यहाँ पर मान चलो माइनस का है, ठीक है। तो अब इनमें जो वैद्युत क्षेत्र की देखे आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा ही होगा, ठीक है। मतलब अगर प्लस की बात करें यहाँ पर तो E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होगा। तो अब अगर हम लोग परिणामी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए E1 क्या होता है, अनंत लंबाई की चालक तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अगर हम लोग चालक प्लेट पर आपने इस तरीके से पढ़ा होगा तो Q1 आपको बता देता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, Q1 बराबर मतलब E प्लस या 1 लिख दीजिए आप, E माइनस बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ये सिग्मा क्या है, आपका पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ घनत्व मतलब इकाई पृष्ठ पर, मतलब इकाई आवेश का पृष्ठ घनत्व है, तो आपका इकाई क्षेत्रफल पर या इकाई लंबाई पर इसके क्या हो जाएगा, आपका रेखी नहीं है, इकाई क्षेत्रफल पर, जैसे हम लोग बात करें कि ये आपका इकाई क्षेत्रफल पर Q अपॉन A, ठीक है। तो ये सिग्मा आपका क्या है, इकाई क्षेत्रफल पर घनत्व है, तो उसको कहेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये ध्यान रखना है सिग्मा, तो इतना होता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोनों की प्लेटों की, तो दोनों के प्लेटों का परिणामी क्या है, ये दोनों विपरीत मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परिणामी आपका क्या हो जाएगा, इस पर ई बराबर E1 या आप कह सकते E प्लस और फिर प्लस E माइनस, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों के मान बराबर है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन आपका एप्सिलॉन जीरो, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए किसी भी चालक तार पर, ठीक है, उसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, ठीक है, उसके समीप, तो इसमें दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसके और इसके, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि ये आपसे दूर जाएगा, ये अब नज़दीक आएगा, इसी की ओर होगा, मतलब निगेटिव की ओर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स माना जाता है।
देखिए वायु में स्थित तो आपका माना जाता है तो वो आपका धन आवेश से, तो ये आपका ई ना होके ये एप्सिलॉन जीरो है, यहाँ पर ई नहीं है, ये एप्सिलॉन जीरो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये टैप नहीं हुआ है एप्सिलॉन जीरो। तो आपका वायु में जो स्थित रहता है एप्सिलॉन जीरो आपका माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर इकाई धनावेश है, तो एकांक धनावेश तो क्या हो जाता है, वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यू का मान कह रहा है इकाई धनावेश तो एक रख दीजिए, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन जीरो, और ये एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा। तो ये आपका थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो। तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट पे आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और अच्छा कैसे किया जा सकता है ये भी आप कमेंट पर लिख के ज़रूर भेजें कि और अच्छा आपको किस तरीके से समझाया जा सकता है, ठीक है। तो